हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट और आज का वीडियो हम लेकर के आए हैं झारखंड बोर्ड के लिए। और झारखंड बोर्ड का जो मॉडल पेपर है फिजिक्स का, उसका पहला पार्ट वीडियो हम लोग बना चुके हैं और आज जो है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस कोरस्पॉन्डिंग टू एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री इज कॉल्ड एज। क्या कह रहा है, हम लोगों को एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में बताना है। किसके कोरस्पॉन्डिंग? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? सपोज करो यहां से इधर कोई भी रेरर मीडियम है और यहां से इधर डेंसर मीडियम है। ओके, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे परपेंडिकुलरली सरफेस पे पड़ता है तो इसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होगा। रिफ्रैक्शन में अगर कोई भी लाइट रे परपेंडिकुलरली सरफेस पे पड़ता है तो उसमें कोई बेंडिंग नहीं होता है। लेकिन अगर यहां से कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ जा रहा है और यहां पे इंसिडेंट करता है तो क्या होगा? ये मेरा लाइन हो गया नॉर्मल। तो कोई लाइट रे जब डेंसर से रेरर मीडियम में जाता है रिफ्रैक्शन में, तो वो लाइट रे नॉर्मल से अवे हो जाता है, नॉर्मल से दूर मुड़ जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगा। ओके, यहाँ पे आर जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन आई होगा। आर जो होगा वो आई से ज्यादा होगा। तो अगर कोई लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट करता है और इस तरीके से इंसिडेंट करता है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आई है, हम लोग ये लाइट रे और दूर ले गए तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाएगा। किससे? यहाँ के एंगल ऑफ इंसिडेंस से। जब यहाँ के एंगल ऑफ इंसिडेंस से यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ का है इससे भी ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे मिलेगा। और सपोज करो कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल रहा है वो 90 डिग्री मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रे जो है इसी सरफेस पे मूव कर रहा है। ये लाइट रे इंसिडेंस किया रिफ्रैक्शन के बाद इसी सरफेस पे चला गया, जिसके कारण यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री मिल रहा है। तो जिस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है उसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। और अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा ले लेते हैं, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा ले लेते हैं, तब ये लाइट रे इस मीडियम में, रेरर मीडियम में ना जा करके डेंसर मीडियम में ही बेंड कर जाता है और इसी फेनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन है। पहला तो कंडीशन ये है कि लाइट जो है वो डेंसर से रेरर मीडियम में जाना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए, तभी जाकर के TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा। तो इतना क्लियर है। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो यही सब में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, तो उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्लियर है यहां तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय। लेंस फॉर्मूला क्या है और लेंस फॉर्मूला किस तरीके से दिया गया है? तो लेंस फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये है लेंस फॉर्मूला। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। आप मिरर फॉर्मूला भी याद रख लें। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, यहां पे u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और v क्या है? इमेज डिस्टेंस है और f क्या है? फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ है। समझ पा रहे हैं यहां तक? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the any number of thin lenses in contact
ऑफ फोकल लेंथ f1 f2 देन इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय। कह रहा है अगर कितना भी नंबर में अगर हम लोग थिन लेंसेज को कांटेक्ट में रख दें जिसका फोकल लेंथ f1 f2 f3 कुछ भी हो, तो फिर वो सारा लेंस मिल करके जो एक सिंगल लेंस के जैसा बिहेव करेगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा। सपोज करो कि हम बहुत सारा पतला पतला थिन लेंसेज को रख देते हैं कॉम्बिनेशन करके, और मान लेते हैं इसका फोकल लेंथ है f1, इसका फोकल लेंथ है f2, इसका है f3 और इसका है f4, और ये चारों लेंस मिल करके अब एक सिंगल लेंस के जैसा बिहेव करेगा। तो अगर इसका फोकल लेंथ f1 है तो इसका पावर हो जाएगा p1, इसका पावर हो जाएगा p2, इसका पावर हो जाएगा p3 और इसका पावर हो जाएगा p4। तो आपको याद ये रखना है कि अगर ये लेंसेज मिल करके सिंगल लेंस के जैसा बिहेव कर रहा है तो इसका जो नेट पावर होगा वो इंडिविजुअल के पावर के सम के बराबर होगा, यानी p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 के बराबर होगा। तो हम पावर के बदले में, क्योंकि पावर ऑफ लेंस इक्वल टू होता है 1/f, तो हम इसमें 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 और जितना भी लेंस से जुड़ा होगा हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इससे रिलेटेड आपको एक और चीज याद रख लेना, पावर तो बता ही दिए, फोकल लेंथ से टर्म बता ही दिए, मैग्निफिकेशन। मान लो मैग्नीफाइंग पावर जो है, इसका मैग्नीफाइंग पावर एक का m1 है, दूसरे का m2 है और तीसरे का m3 है। तो ये सब के मैग्नीफाइंग पावर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे मैग्निफिकेशन को, तो ये पूरे लेंस के कारण जो मैग्नीफाइंग पावर आएगा वो मिल जाएगा। तो ये तीन में से कोई भी चीज पूछ सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द। एक्चुअली में यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जा रहा है और वो किस पे डिपेंड कर रहा है ये पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में प्रिज्म से है। मान लो कि ये प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ए है। अगर हम यहाँ से कोई लाइट रे को इंसिडेंस करते हैं तो ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और ये लाइट रे इधर बेंड कर जाएगा और फिर ये लाइट रे यहाँ से बाहर आएगा। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये प्रिज्म नहीं रहता, अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो ये लाइट रे इस डायरेक्शन में चला जाता, इस डायरेक्शन में। इस प्रिज्म होने के कारण ये लाइट रे इस डायरेक्शन में मुड़ गया है, इस डायरेक्शन में मुड़ गया है। तो ये कितना एंगल से मुड़ गया? अगर हम इसको ज्वाइन करें तो यहां जो एंगल मिलेगा इस एंगल को हम डेल से दिखाएंगे और ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। और एंगल ऑफ डेविएशन जो निकालने का फॉर्मूला है वो एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये फॉर्मूला है डेविएशन निकालने का। तो यहां पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिपेंड करेगा किस पे? इंसिडेंट एंगल पे। जिस तरीके से इंसिडेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इमरजेंस बनेगा और एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा वो तो फिक्स होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज carried out in air and the entire arrangement is dipped in water. The fringe width, जो fringe width होगा वो किस तरीके से चेंज करेगा? जब हम पहले समझिए कि ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस है क्या। यहां पे सपोज करो, यहां पे हम एक लाइट का सोर्स ले लेते हैं, यहां पे कार्डबोर्ड लगा देते हैं और इस कार्डबोर्ड में दो स्लिट कर देते हैं, यानी दो छोटा होल कर देते हैं और ये दोनों होल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल डी से दिखाते हैं और इसके बाद हम यहां पे स्क्रीन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? स्क्रीन। एक्चुअली में ये जो एक्सपेरिमेंट है वो यंग्स ने किया था और इस एक्सपेरिमेंट को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो यहां से जो लाइट रे निकल रहा होगा इस स्लिट्स पे पहुंच रहा होगा, इस स्लिट्स पे पहुंच रहा होगा।
हाइजेंस के अकॉर्डिंग ये दोनों स्लिट से निकलने वाला लाइट रे अब एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट के जैसा बिहेव कर रहा होगा, और न्यू सोर्स ऑफ लाइट के जैसा बिहेव कर रहा होगा, और ये लाइट रे अलग अलग डिस्टेंस कवर करके इस स्क्रीन पे, जैसे ये लाइट रे कुछ ज्यादा ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और यहां तक पहुंचने के लिए दोनों लाइट रे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इस डिस्टेंस के बेसिस पे ये कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। मतलब कहीं पे ये ब्राइट फ्रिंजेस बनाएगा और कहीं पे ये डार्क फ्रिंजेस बनाएगा। सपोज करो यहां पे जो फ्रिंजेस बन रहा है वो डार्क फ्रिंज है, कोई दिक्कत क्या? तो इसका जो विड्थ होता है कि कितना विड्थ होगा इसका ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का, उसके लिए फॉर्मूला दिया जाता है बीटा इक्वल टू लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब यहां पे कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी जो है ये कार्डबोर्ड और इस स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है। स्मॉल डी क्या है? ये दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है। और लैम्डा क्या है? यहां से जो लाइट रे निकल रहा है उसका वेवलेंथ है। अब हम अगर इसी एक्सपेरिमेंट को, ये जो सारा एक्सपेरिमेंट इसको अगर हम पानी में करें तो क्या होगा? अगर ये सारा एक्सपेरिमेंट को हम पानी में डाल करके करते हैं तो पानी में लाइट का स्पीड जो है वो घट जाता है। लाइट का स्पीड घट जाता है और उसके साथ साथ जो लाइट का वेवलेंथ है वो भी घट जाता है। अगर हम पहले ये सारा एक्सपेरिमेंट एयर में करते हैं, कहां पे करते हैं? एयर में, और फिर इसको कहां पे ले जाते हैं? वाटर में। कहां पे ले जाते हैं? वाटर में। तो वाटर में जब हम ये सारा एक्सपेरिमेंट ले जाकर के परफॉर्म करेंगे तो यहां से जो लाइट रे निकल रहा है उसका वेवलेंथ घट जाएगा, और वेवलेंथ यानी लैम्डा घट जाएगा। अगर लैम्डा घटेगा तो बीटा का भी वैल्यू घट जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन में है। लैम्डा घटेगा तो बीटा भी घटेगा। और बीटा क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि यहाँ जो फ्रिंज बन रहा है इसका थिकनेस क्या है, चौड़ाई क्या है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा कि वाटर में डीप करने से जो फ्रिंज का विड्थ है, चौड़ाई है, वो डिक्रीज करेगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेव फ्रंट ड्यू टू अ सोर्स सिचुएटेड एट इंफिनिटी इज, कि अगर कोई सोर्स, लाइट का सोर्स है जो कहां पे प्रेजेंट है? इन्फिनाइट पॉइंट पे प्रेजेंट है, तो उससे आने वाला लाइट का जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा? तो एक्चुअली में जो वेव फ्रंट होता है वो सोर्स पे डिपेंड करता है। अगर कोई लाइट का सोर्स स्फेरिकल है और इससे लाइट निकल रहा है, क्या निकल रहा है? लाइट निकल रहा है, तो इसका बनने वाला वेव फ्रंट जो होगा वो भी स्फेरिकल होगा। अगर कोई लाइट सोर्स कॉल्यूमनर है, कैसा है? कॉल्यूमनर है, तो इससे लाइट निकल रहा है अगर, तो इससे बनने वाला जो वेव फ्रंट होगा वो भी कॉल्यूमनर होगा। जस्ट इस टाइप का वेव फ्रंट इसका बनेगा। लेकिन अगर कोई लाइट सोर्स इन्फिनाइट पोजीशन पे रखा है, वो किसी भी तरह का है, चाहे वो कॉल्यूमनर है, चाहे वो स्फेरिकल है, या किसी भी तरह का है, तो उससे आने वाला लाइट रे पैरेलल होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है। और जब लाइट रे पैरेलल होगा तो इसमें जो वेव फ्रंट बनेगा वो वेव फ्रंट प्लेन होगा। कैसा होगा? प्लेन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेनर वेव फ्रंट बनाएगा। कब? जब इन्फिनाइट पॉइंट से कोई लाइट सोर्स से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ लाइट सोर्स से अगर कोई लाइट आ रहा है तो आप ये तीन चीजों को याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चंस बन सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन। जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में इंटरफेरेंस के बारे में अच्छे से बताए थे और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताए थे। तो जो इंटरफेरेंस होता है तो होता क्या है? स्क्रीन पे आप क्या देखेंगे कि कहीं पे ब्राइट फ्रिंज बन गया, कहीं पे डार्क फ्रिंज बना है, फिर उसके बाद ब्राइट फ्रिंज बना है, फिर उसके बाद डार्क फ्रिंज बना है। तो इस तरीके से ये अल्टरनेटिवली चेंज करते रहता है। और होता क्या है? यहां का जो इंटेंसिटी है वो पहले से ज्यादा हो जाता है। नॉर्मल जो लाइट है उससे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिसके कारण यहाँ का एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है। और जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। इसलिए एम्पलीट्यूड यहाँ पे अगर डबल होता है तो इंटेंसिटी यहाँ का 4 टाइम्स बढ़ जाता है। इंटेंसिटी कितने टाइम्स बढ़ जाता है? 4 टाइम्स। तो यहाँ पे एनर्जी नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसका डबल एनर्जी है।
तो यहाँ पे होता क्या है, एनर्जी कंजर्व रहता है। एनर्जी क्या होता है, कंजर्व रहता है। तो ये किस पे बेस्ड होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज। कि जो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन है, सनलाइट पड़ने से जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किसी भी तरीके से अगर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास सबको याद रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन। कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है। एक्चुअली में फोटो इलेक्ट्रिक है क्या, जब हम किसी मेटल सरफेस पे सॉरी लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटोन पे। नंबर ऑफ फोटोन पे, जितना ज्यादा फोटोन आएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। नंबर ऑफ फोटोन अगर ग्रेटर है, ज्यादा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो इमिट करेगा, वो भी ग्रेटर होगा। और नंबर ऑफ फोटोन डायरेक्टली डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो इंटेंसिटी अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो मेटल सरफेस से निकलने वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल करके मूव करेगा, करंट उतना ज्यादा होगा। तो इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे। क्लियर है यहां तक। इसके लिए जो ग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो भी हम यहाँ पे कॉपी किए हुए हैं। तो ये जो एक्सिस है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को दिखा रहा है, और ये जो एक्सिस है वो फोटो करंट को दिखा रहा है। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते जाइएगा, आपको फोटो करंट भी बढ़ता हुआ मिलेगा। जब यहाँ पे कम है इंटेंसिटी तो फोटो करंट भी कम है, इंटेंसिटी बढ़ाए फोटो करंट भी बढ़ गया, फिर इंटेंसिटी बढ़ाए लाइट का और फोटो करंट बढ़ गया। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगा ग्राफ। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिब्रॉगली, एक्चुअली में इसका प्रोनाउंसिएशन डिब्रॉय है। डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी E इज गिवन बाय। जो डिब्रॉय ने अपना जो वेवलेंथ दिया था, डिब्रॉय का कहना है कि कोई भी पार्टिकल जो मोशन में कर रहा है, मोशन में है, उसमें वेव लाइक प्रॉपर्टी भी होता है, यानी वो वाइब्रेट करते हुए मोशन में करता है। और ये डिपेंड करता है उसके मोमेंटम पे, यानी डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पे। जिसका मास कम होगा वो ऑब्जेक्ट मूव करते टाइम वाइब्रेट ज्यादा करेगा, और जो ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा वो मूव करते टाइम वाइब्रेट कम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, बहुत कम है। तो वो न्यूक्लियस के चारों ओर जब रोटेट करता है तो वाइब्रेट करते हुए रोटेट करता है। जस्ट लाइक कि ये न्यूक्लियस है और इस पाथ पे इलेक्ट्रॉन को रोटेट करना है, तो वो इस तरीके से वाइब्रेट करते हुए रोटेट करता है। समझ पा रहे हैं। लेकिन अर्थ सन के चारों ओर मूव कर रहा है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है लेकिन उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। तो उसने जो फॉर्मूला दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करते हुए वेव के जैसा नेचर शो करते हुए मूव करेगा तब उसका वेवलेंथ भी होना चाहिए। तो उसका वेवलेंथ निकालने का जो फॉर्मूला दिया है वो लैम्डा इक्वल टू h/p, यानी यहाँ पे h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और p जो है वो मोमेंटम है। क्वेश्चन कह रहा है कि डिब्रॉय वेवलेंथ के अकॉर्डिंग किसी बॉडी का मास अगर m है और उसका काइनेटिक एनर्जी E है, तो उसका वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वेवलेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू होता क्या है, h बाय मोमेंटम, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट बाय मोमेंटम। तो अब जो है हम लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट का मास m है, ऑब्जेक्ट का मास क्या दिया है m, और ऑब्जेक्ट का जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी वो E से दिखाया हुआ है। तो E इक्वल टू होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² हो जाएगा। अगर हम इसको मास से मल्टीप्लाई करें तो m² v² हो जाएगा, और फिर मास से डिवाइड कर देते हैं। इसलिए हमने मास से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हम इसको मोमेंटम के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो 1/2
मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर बाय एम, यानी काइनेटिक एनर्जी जो ई है वो 1/2 इंटू पी स्क्वायर बाय एम के बराबर है। अगर हम इसको ये 2m को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 2m ई इक्वल टू पी स्क्वायर, और अगर हम p से मोमेंटम से स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो इधर रूट लगाना होगा, तो ये हो जाएगा 2m ई इक्वल टू p। तो इसके अकॉर्डिंग जो लेमडा का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी जो वेवलेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा लेमडा इक्वल टू h अपॉन p, और p का वैल्यू क्या आया है? अंडर रूट 2m e। तो ये ऑप्शन में कहां पे? ये फर्स्ट ही ऑप्शन में h ए, यहां पे ऑप्शन ए जो है वो h अपॉन अंडर रूट 2m, ये जो कैपिटल ई होना चाहिए एनर्जी का, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था एटम के साइज को पता करने के लिए और एटम के बारे में जानने के लिए, तो रदरफोर्ड ने उस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या बताया था न्यूक्लियस के साइज के बारे में? तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10 टू द पावर -15 मीटर से 10 टू द पावर -14 मीटर तक होता है। 10 टू द पावर -15 मीटर के रेंज में मिलेगा, और इसको फेर्मी मीटर भी बोलते हैं, फेर्मी मीटर भी बोलते हैं। 10 टू द पावर -15 मीटर को फेर्मी मीटर कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज इज फॉल्स विद इन द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहले इसको समझ लेते हैं कि ये क्या क्या रहा है और है क्या। होता यह है कि मान लो कि एक हाइड्रोजन का हम लोग एटम लेते हैं, वो इसका न्यूक्लियस है और ये इसका ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन है। जब हम हाइड्रोजन को एनर्जी देते हैं तो एनर्जी मिलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अपने से ऊपर जो नेक्स्ट ऑर्बिट है वहां पे चला जाता है, हम इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। इसी तरीके से और एनर्जी देंगे तो ये उससे ऊपर जो एक्साइटेड स्टेट होगा इलेक्ट्रॉन वहां पे चला जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से फिर वापस आता है तो जो एनर्जी लेकर के ये गया था उस एनर्जी को ये रिलीज करता है रेडिएशन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? रेडिएशन के फॉर्म में। और अगर यहां से इस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन आता है तो यहां पे भी ये रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। अब ये है कि अगर मान लो थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है तो कुछ कम ही एनर्जी लूज करेगा, और अगर थर्ड से 1 में आ रहा है तब ज्यादा एनर्जी लूज करेगा, और जब अलग अलग एनर्जी लूज करेगा तो अलग अलग रेडिएशन भी निकालता है। अब हर रेडिएशन को तो हम लोग देख सकते नहीं है, कुछ रेडिएशन को हम लोग देख सकते हैं, उसी को विजिबल रेडिएशन बोलते हैं। तो अगर मान लो हाइड्रोजन में अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट से ऊपर, किसी भी सेकेंड थर्ड फोर्थ किसी भी से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में रिटर्न आता है तो उसको हम लोग लाइमन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। और इससे निकलने वाला जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में? यूवी रेडिएशन के फॉर्म में, यानी यूवी रे के फॉर्म में निकलता है, और यूवी रे को हम लोग नहीं देख सकते हैं। अगर मान लो कि ऑर्बिट 3 से ऑर्बिट 4 से ऑर्बिट 5 किसी से भी अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आता है, सेकेंड ऑर्बिट में आने से जो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी जो होगा वो उसका फ्रीक्वेंसी रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज करेगा उसका फ्रीक्वेंसी विजिबल रेंज में होगा, यानी हम उसको देख सकेंगे, और इसी को बोलते हैं बाल्मर सीरीज। और इसी से निकलने वाला रेडिएशन विजिबल रेंज में और उसको सिर्फ देख सकते हैं। अगर मान लो कि थर्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फोर्थ फिफ्थ कहीं से भी, तो फिर क्या होगा? इधर जो भी एनर्जी रिलीज करेगा वो इंफ्रा रेज होगा, इसको भी हम लोग देख नहीं सकते हैं। इनफिनाइट लेवल तक एनर्जी लेवल होगा, उससे बाहर जहां तक ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना बंद कर दे, उससे बाहर अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तब हम बोलेंगे कि अब जो है हाइड्रोजन आयोनाइज हो गया, मतलब इसको छोड़ करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, इसका कोई भी एनर्जी लेवल में अब ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसके कंट्रोल से, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर चला गया है। तो बाल्मर सीरीज जो होगा वो कैसा होगा? विजिबल होगा। आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज फॉल्स विद इन द विजिबल रेंज
तो विजिबल रेंज में कौन आएगा, बाल्मर सीरीज आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इमिट्स अ बीटा पार्टिकल, यानी एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है और उससे बीटा रेडिएशन निकल रहा है, यानी बीटा पार्टिकल निकल रहा है। द पेरेंट एंड डाउथर न्यूक्लियाई आर, तो जो पेरेंट और डाउथर न्यूक्लियाई होगा, यानी जिससे पेरेंट न्यूक्लियस है जिससे बीटा रेडिएशन निकल रहा है, और बीटा रेडिएशन निकलने के बाद जो बच रहा है मटेरियल, तो वो उसके बीच रिलेशन क्या होगा, क्या वो रिलेशन आइसोटॉप्स होगा, क्या आइसोटोन्स होगा वो दोनों, या आइसोमर्स होगा, या आइसोबार्स होगा। तो चलिए समझते हैं कि ये बीटा इमिशन है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी से कुछ डेटा कलेक्ट किए हैं। जो बीटा रेडिएशन निकलता है किसी न्यूक्लियस से, तो वो दो तरह का होता है। एक होता है बीटा माइनस डीके और दूसरा होता है बीटा प्लस डीके। पहले ये समझ लीजिए बीटा माइनस डीके में होता क्या है। जब किसी न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन कन्वर्ट होकर के प्रोटॉन बनने लगे, क्या बनने लगे, प्रोटॉन, तो समझना है कि उसमें बीटा माइनस डीके हो रहा है। क्योंकि जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो वो अपने साथ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को भी रिलीज करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। और बीटा प्लस डीके में क्या होगा, प्रोटॉन जो है वो किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो वो प्लस इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो रिलीज करेगा। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे कहानी क्या है कि अगर न्यूट्रॉन से प्रोटॉन कन्वर्ट होता है या प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है तो होता क्या है। एक्चुअली में आपको समझना पड़ेगा कि किसी एटम के न्यूक्लियस में होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके चारों ओर कौन रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। अब सपोज करो कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन बन जाए तो क्या होगा। सपोज करो कुछ, मान लो एक प्रोटॉन इसमें जो है वो न्यूट्रॉन बन गया, तो भाई प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होकर के न्यूक्लियस में ही है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिल करके एटॉमिक मास नंबर बनाता है, तो एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। लेकिन जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है तो एटॉमिक नंबर में चेंजेस आने लगता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंडेंट है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे कि फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, मतलब 15 प्रोटॉन है उसमें, और उसका एटॉमिक मास नंबर 32 है। तो अगर 32 में 15 प्रोटॉन है, माइनस कर दो 15 को, तो 17 न्यूट्रॉन होगा। अब क्या हुआ कि इसमें एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में। अब एक न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, यानी इसमें बीटा माइनस डीके हुआ। क्या हुआ, बीटा माइनस डीके हुआ। तो जैसे ही एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, तो प्रोटॉन हो गया इसमें, पहले तो 15 था अब 16 हो गया। क्लियर है यहां तक। और न्यूट्रॉन जो है पहले 17 था, वो अब 16 बचा। दोनों को ऐड करोगे फिर 32 मिलेगा। तो मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन एटॉमिक नंबर में चेंजेस आ गया, एक बढ़ गया। इसी तरीके से जब बीटा प्लस डीके होगा, जिसका एग्जाम्पल है सोडियम का वो आइसोटॉप जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास नंबर 22 है। तो होता क्या है यहाँ पे, इसका एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में। अगर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो इसका मास नंबर में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन एक प्रोटॉन का कमी होने के कारण इसका एटॉमिक नंबर में चेंजेस आ जाएगा। तो होता क्या है, मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता है, चाहे वो बीटा माइनस डीके हो चाहे वो बीटा प्लस डीके हो, इसके एटॉमिक नंबर में चेंजेस आता है। तो जिसका मास नंबर सेम रहे, जैसे यहाँ पे देखो बीटा प्लस डीके हुआ लेकिन मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं आया, यहाँ पे बीटा माइनस डीके हुआ लेकिन मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं आया, चेंजेस आया एटॉमिक नंबर में। तो जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो, उसको हम लोग आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोबार। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोबार। क्लियर है यहां तक।
जब हम लोग बीटा डीके के बारे में समझ लिए तो थोड़ा अल्फा डीके के बारे में भी जान लेते हैं। अल्फा डीके की अगर बात करें, यहाँ पे अल्फा डीके के बारे में बात हो रहा है। ये चीज है कि अगर कोई पेरेंट्स न्यूक्लियाई में अगर अल्फा डीके होगा तो इसके एटॉमिक मास में 4 का कम आ जाएगा। कमी कितना होगा? 4 कमी आ जाएगा। और एटॉमिक नंबर में 2 का कमी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी अल्फा डीके होता है तो वो He2+ आयन रिलीज करता है और इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है? 4 है। और ये अपने साथ कितना प्रोटॉन लेकर के निकलता है? 2 प्रोटॉन निकलता है लेकर के 2। तो इसलिए इसके एटॉमिक नंबर में 2 का कमी आएगा और मास नंबर में 4 का कमी आएगा। और ये रिलीज क्या कर रहा है? हीलियम। तो यहां तक क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल न्यूक्लियस एज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज 3.6 फेर्मी। कि कोई न्यूक्लियस है और इसका जो रेडियस आया है स्कैटरिंग मेथड से वो है 3.6 फेर्मी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 3.6 फेर्मी जो है वो 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होगा। तो व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली टू बी? तो इस न्यूक्लियस का मास नंबर चाहिए। क्या चाहिए? मास नंबर हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि मास नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है। मास नंबर निकालने का जो फॉर्मूला है वो है, रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है? रेडियस निकालने का फॉर्मूला है R = R0 a⁻⁴ जहां पे R जो है वो रेडियस होगा न्यूक्लियस का, कोई भी न्यूक्लियस का रेडियस होगा, और R0 एक कांस्टेंट है जो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसको राइबर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। और A क्या है? एटॉमिक मास नंबर है और इसका पावर क्या होता है? 1/3 होता है, यानी 1/3 होता है। ठीक है, A का R0 का वैल्यू क्या है? 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो जो फॉर्मूला है रेडियस निकालने का वो R = R0 इंटू a⁻⁴ है। और R0 का वैल्यू क्या है? R0 का वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है। क्लियर है यहां तक? तो जो हम लोगों को रेडियस गिवन है वो रेडियस है कितना? रेडियस हम लोगों का गिवन है 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर है यहां तक? ये क्या गिवन है? हमारा रेडियस गिवन है। और R0 का वैल्यू क्या होता है? 1.2 इंटू 10⁻⁻15। और एटॉमिक मास नंबर हमको नहीं पता है तो a⁻⁴ लिख देते हैं। तो चलिए देखिए, जो ये 10⁻⁻15 यहां भी है, 10⁻⁻15 यहां भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? मीटर यहां भी होगा, मीटर यहां भी होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर मिल क्या जाएगा? इधर मिलेगा 3.6 और यहां पे क्या था? 1.2। इक्वल से इधर आएगा, इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। इक्वल टू a⁻⁴ अब ये 1 पॉइंट के बाद एक डिजिट इसमें भी पॉइंट को कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं। 12 3 जा 36, कट करके कितना आ गया? 3। तो 3 = a⁻⁴ अब हम क्या करते हैं? इस पावर 1/3 को हटाने के लिए दोनों साइड पावर 3 लगाते हैं। अगर इधर भी पावर 3 लगाएं और a⁻⁴ का भी पावर 3 लगाएं तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। और ये 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 27। और ये a का पावर 1 a मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या निकल के आया? एटॉमिक मास नंबर 27 निकल करके आया। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिवर्स बाइसिंग। पहले रिवर्स बाइस होता क्या है? अगर हम लोग किसी पीएन जंक्शन डायोड में अगर हम लोग किसी बैटरी को लगाते हैं और इस तरीके से लगाते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का पी साइड से कनेक्ट हो और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का एन साइड से कनेक्ट हो, तब हम इसको फॉरवर्ड वाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड वाइस। और अगर
नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का P के साइड कनेक्ट कर दें और पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का N के साइड कनेक्ट कर दें, तब ये क्या कहलाएगा? रिवर्स बाइस कहलाएगा, रिवर्स बाइस कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड बाइस कहलाएगा। तो हमको सबसे पहले किसके लिए कंडीशन देखना है? रिवर्स बाइसिंग के लिए। तो रिवर्स बाइस के कंडीशन में क्या होता है? रिवर्स बाइस के कंडीशन में पीएन जंक्शन का जो ये डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन रीजन है, यहां का जो बैरियर पोटेंशियल होता है, बैरियर पोटेंशियल वो इंक्रीज कर जाता है। रिवर्स बाइस के केस में जो बैरियर पोटेंशियल है वो इंक्रीज करता है, बढ़ जाता है। और फॉरवर्ड बाइस के केस में, फॉरवर्ड बाइस के केस में यहां का जो बैरियर पोटेंशियल है, फॉरवर्ड बाइस के केस में, फॉरवर्ड बाइस के केस में जो बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करता है। तो कंडीशन क्या दिया है कि रिवर्स बाइस किया जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो पोटेंशियल बैरियर होगा क्रॉस जंक्शन का वो इंक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा? वो इंक्रीज कर जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डॉप प्योर सिलिकॉन विथ। बोल रहा है कि अगर एक प्योर सेमीकंडक्टर से अगर हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो हम उसमें कौन सा इंप्योरिटी को डॉप करेंगे। होता क्या है कि अगर आप एक प्योर सेमीकंडक्टर लेते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर, तो इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब क्या है कि हम इसमें अगर कुछ डॉपिंग कराएं, क्या कराएं? डॉपिंग। डॉपिंग का मतलब ये हुआ कि कुछ इंप्योरिटी को ऐड करना, ऐड इंप्योरिटी। अगर कोई इंप्योरिटी को हम ऐड कर रहे हैं प्योर इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में तो उसको डॉपिंग बोलते हैं। और हम इसमें जो डॉपेंट यूज करते हैं, जो इसमें मिलाते हैं डॉपेंट, वो दो तरह का होता है। एक 13 एलिमेंट, ग्रुप 13 एलिमेंट, और दूसरा ग्रुप 14 एलिमेंट यूज करते हैं। तो और जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो खुद ग्रुप 14 एलिमेंट होता है। कौन सा एलिमेंट होता है? ग्रुप 14th एलिमेंट होता है। तो अगर ग्रुप 14th में अगर आप 13 को ऐड कर रहे हैं, पहले वाले को ऐड कर रहे हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। क्या बनेगा? पी टाइप बनेगा। और अगर आप ग्रुप 14th में 15th ग्रुप जो है, 15 ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है उसको अगर ऐड कर रहे हैं तो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो ग्रुप 13 एलिमेंट में आता कौन कौन है? ग्रुप 13 एलिमेंट में एल्युमिनियम आता है जो ग्रुप 13 का एलिमेंट है, और 15 में कौन आता है? फास्फोरस आता है। तो अगर एन टाइप बनाना है तो फास्फोरस मटेरियल को ऐड करेंगे, और पी टाइप बनाना है तो एल्युमिनियम को ऐड करेंगे। क्लियर है यहां तक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेमीकंडक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। सेमीकंडक्टर में करंट को फ्लो कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो चलिए देखते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा डिटेल में। जो सेमीकंडक्टर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो ये दोनों ग्रुप 14th या ग्रुप 14 का एलिमेंट है, जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 4 होता है, 4। और ये सब क्या करता है? अपने बगल वाले एटम से सब एटम का जितना भी इलेक्ट्रॉन है, सब एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाया रहता है। इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो इनिशियल टेम्परेचर, मतलब कम टेम्परेचर पे ये करंट को फ्लो नहीं करता है, इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है। फिर जब हम सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये करंट को फ्लो कराना शुरू कर देता है। क्यों शुरू करता है? कि जब इसको हीट करते हैं इस मटेरियल को, तो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाता है,
बॉन्ड को तोड़ देता है, और उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जो थर्मली जेनरेटेड है, मतलब हीट के कारण वो बॉन्ड से टूट करके बाहर निकला है। और यहां जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल, यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का कमी है। अब इस होल को पूरा करने के लिए दूसरे जगह से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा तो अगर होल यहां क्रिएट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन मूव करके फर्स्ट साइड पे चला गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और होल मूव कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ये दोनों के कारण करंट फ्लो होता है। होल जो होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज के जैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव चार्ज है ही। तो किसी सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ, दोनों के कारण करंट फ्लो होता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट एसी करंट हैज अ फ्रीक्वेंसी न्यू। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू है। द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इज, तो आउटपुट जो मिल रहा होगा रेक्टिफायर में वो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो चलिए इसको देखते हैं अच्छे से। ये एसी इनपुट है, ये है एसी इनपुट। रेक्टिफायर बोलते किसको है? रेक्टिफायर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बोलते हैं जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो अभी ये एक अल्टरनेटिंग करंट है, ओके। अब ये अल्टरनेटिंग करंट में शुरू में क्या होता है? शुरू में इसका करंट जो है, पहले मान लो कि पहले इधर नेगेटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है, और करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करता है। लेकिन अगर हम यहां पे देखें तो ये मिलकर के एक कंप्लीट, पहले नेगेटिव में हुआ, फिर पॉजिटिव में करंट गया, ये मिलकर के एक इवेंट कहलाएगा, और फिर दूसरा इवेंट ये एक पूरा कर रहा है। फ्रीक्वेंसी होता क्या है कि एक 1 सेकेंड में कोई भी वेवलेंथ जो बनता है, नंबर ऑफ वेवलेंथ 1 सेकेंड में जितना फॉर्म होता है वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो ये इसका वेवलेंथ है। इसने एक वेवलेंथ बनाया और कुछ टाइम लिया, उसी टाइम में अगर डायरेक्ट करंट को देखें तो ये 2 बार अपने आप को रिपीट कर देता है। फर्स्ट टाइम रिपीट किया, फिर इसी तरीके से सेम डायरेक्शन में दूसरे बार भी रिपीट कर दिया, पहला और दूसरा। जबकि ये कुल मिलाकर के पहले नीचे आया फिर ऊपर गया, ये एक इवेंट हुआ, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, तो ये 2 इवेंट हुआ, ये पहला और ये दूसरा। तो अल्टरनेटिंग करंट जब तक अपने आप को 2 बार रिपीट करता है, तो डायरेक्ट करंट जो रेक्टिफायर से बन रहा है वो अपने आप को 4 बार रिपीट कर लेता है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो एसी से डीसी का डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। अगर इसका फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 2 न्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर 2 न्यू यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे सारे क्वेश्चन को और सारे कंसेप्ट को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।